साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा, संयोजक सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज हमारे सामने वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ सामाजिक चिंतक भी हैं। इनके द्वारा हम आज कुर्मी पटेल किसान कौम के बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बैठे हुए हैं। बाबूजी, आप ये बताएं कि कुर्मी किसान कौम जो पटेल समुदाय है, इसका स्वर्ण का गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। और आपने एक बड़े ज्वलंत मुद्दे की बात की और बड़े मुद्दे की बात की कि कुर्मी चूँकि किसान ही है और किसान में बहुत सारी जातियां हैं। कुर्मी अकेले कोई एक जाति नहीं, एक पेशा है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मानव का विकास हुआ, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो केवल या तो मांसाहार था या अन्न का खाना था। तो हमारे लोग ढूंढ ढूंढ के खेती के जो चीज़ें खाने सिखाया करते थे। कुर्मी कौम या किसान कौम पहली धरती के वैज्ञानिक कौम है जिसने ये जाना कि एक बीज बोने से 1000 दाने पैदा हो जाते हैं। तो फिर इसने संगठित खेती शुरू की। संगठित खेती का दौर ये चला कि इनमें संपन्नता बहुत आ गई, इनमें सज्जनता आ गई। तो जितने भी आक्रांता देश में आए, सब ने ज़मीनों पर ही कब्जा किया। क्योंकि कोई भी देश ज़मीन से बनता है, लोगों से नहीं बनता। ज़मीन की सीमाएं होती हैं और उन्हीं सीमाओं से देश बनता है। तो हम इस देश के प्रथम मालिक हैं, प्रथम आदिवासी हैं, जिन्होंने बिना किसी की जीव हत्या किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जो प्राकृतिक शक्ति ज़मीन के अंदर थी, उससे हमने अन्न पैदा किया और अपना और पूरे समाज का पेट भरा। तो इस कौम का इतिहास तो बेसिक ये है कि हम इस देश के आदि मूल निवासी हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसके बाद जब सारे राजाओं ने आक्रांताओं ने, खासकर जमींदार तो तब थे ही नहीं, तो अंग्रेज ने बनाए। उन लोगों पर ज़मीनों पर कब्जा किया, हमें उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बनाया, खेती हमसे कराते रहे, लेकिन मालिकाना हक चूँकि वो लड़के आए थे, राजा बन के आए थे, तो हमारे छीन लिए गए और हमारे अंदर थोड़ी सी गरीबी कमजोरी आती चली गई। चलते चलते जब देश की आज़ादी की बात चली, तो गुलामी का एहसास हमको भी था कि हमारी संपत्ति, हमारी ज़मीन पर राजा महाराजा काबिज हैं और ये मूल रूप से हमारी है। हमने इसको समतल किया, हमने पहाड़ काटे, हमने नदियाँ बनाई हैं, हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। तो जड़ जंगल ज़मीन के मालिक हम थे, हम ही ने इनको पाला पोसा था। तो हमारे अंदर भी आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी कसक थी। इस आज़ादी कसक में क्योंकि मुगल राज कभी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं रहा, ना उसका कोई काम था। लड़ते थे, राज करते थे, टैक्स लेते थे और अपना चले जाते थे। नहीं गए तो यहीं कहीं बस आ गए, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। जब अंग्रेज आया तो वो एक व्यवस्थित राज्य लेके आया, क्योंकि बहुत एक संपन्न और व्यवस्थित राज्य का वो नागरिक था, उसको राज करना आता था। तो वो जब आया, उसने लगभग यहाँ 150-200 साल शासन किया और यहाँ तमाम बुनियादी चीज़ों पर अपना हक जमाया और इसका विकास भी किया। तो जब वो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, तो हमारी कौम के सबसे पहले डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार भगत सिंह के साथी बने, जिन्होंने बम कांड में साथ दिया, और वो बम वही बनाए थे। डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार अपनी डॉक्टरी छोड़ करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। और भगत सिंह की टीम में जो उनकी एक पार्टी थी, कोई दूसरी पार्टी का नाम था उनका, तो उसके साथ काम करके उन्होंने देश की पहली लड़ाई में शामिल हुए। और जो बम फेंका असेंबली में, उसमें 6 लोग नामजद हुए थे। 3 ये लोग ज्ञान प्रसाद कटियार और लोग थे। 3 को फांसी हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। तो हमारा वहाँ से योगदान भारत के अंदर है। उस लड़ाइयों के बाद डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार और उनके तमाम साथियों की लड़ाइयों के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तो सबसे बड़ा योगदान हमारे सरदार पटेल जी का था, जिन्होंने सारी बिखरे रियासतों को एक किया। शायद अगर सरदार पटेल न होते तो ना जूनागढ़ हमारा होता, ना हैदराबाद हमारा होता, और तमाम छोटे छोटे राज्य, तमाम ऐसे राजपूत राजा थे जो कश्मीर को लिख के दे चुके थे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ, उनकी ताकत, उनकी गंभीरता ने पूरे देश को एक बना दिया। और आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो हमारा योगदान तो देश में इतना ज़्यादा है। अब आप दूसरा सवाल करिए कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए। जी, जो सब बाबूजी, हमारा ये कहना कितनी न्यायप्रिय कौम, इतना समाज प्रिय कौम, प्रकृति प्रिय कौम
ऐसी कौम की लगभग पूरे भारत में सहित उत्तर प्रदेश में क्या मोटी मोटी लगभग आपके अनुमान से हिसाब से क्या संख्या होगी लगभग? हमारी संख्या तो इस देश में कुछ कम से कम 30% है, जो 30 से 35 करोड़ के आसपास बैठती है। और अगर हम जब किसानों का आंकलन करते हैं तो अपने आप हम 55-60% हो जाते हैं। क्योंकि किसान भी जैसे कोयरी है, जैसे लोधी है, ये तो अपने को मूल रूप से किसान ही कहते हैं, जाट है, गुजर है, ये सब किसान सभ्यता पर आधारित है। और अगर इनको जोड़े तो हम देश में 60% होते हैं। तो देश में सत्ता का अधिकार तो केवल हमारे पास है। और जो अंग्रेज आया, जो अपने यहाँ देश में आज़ादी के बाद जो हुआ, तो किसानों को डाउन करने के लिए, देखिए आप किसी आदमी को सरकार देती है फैक्ट्री खोलने के लिए, उसको जगह में रियायत देती है, उसका 5 साल का इंटरेस्ट फ्री कर देती है, उसका इंश्योरेंस कर देती है कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाए, वहाँ कोई नुकसान हुआ, आंधी पानी आई तो आपको पैसा मिलेगा। हजारों साल से एग्रीकल्चर में कुछ नहीं हुआ, कोई रियायत नहीं मिली, ना उसको खरीदने में रियायत मिली। और यहाँ अब तो खैर इंश्योरेंस हो गया, 1 लाख का 5 लाख का, नहीं पहले तो ये भी नहीं था। फैक्ट्री में जरा सा आदमी मरता है, आप कार खरीद लीजिए, और कार जब आप खरीदेंगे तो कंपनी कहती है साहब आप कार खरीदिए और बीमा हमसे करा लीजिए, कहीं पेड़ पर लड़ा दीजिए तो पैसा हम देंगे, कोई मर जाएगा उसका मुआवजा हम देंगे, आप मर जाओगे, आप चोट खा जाओगे तो भी हम पैसा मरम्मत कर देंगे। ये जो समानांतर इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की गई और एग्रीकल्चर को दबाने की कोशिश की गई, इससे ये बहुत बड़ा समाज जो है बहुत शोषित हो गया, बहुत पीछे हो गया। और वो निकम्मे लोग जो शासन के साथ रह करके लोन ले लेके फर्जी फैक्ट्रियाँ बना के डाले, जो सब्सिडी के लिए फैक्ट्री खोलते थे, बाद में जब सब्सिडी ले ली तो